नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज बात उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे की, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। यूपी का ये रसूखदार हिस्ट्री शीटर मध्य प्रदेश के उज्जैन में जिस तरह पुलिस के हाथ लगा, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पूछा है कि अलर्ट के बाद भी विकास दुबे उज्जैन तक कैसे जा पहुंचा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसे प्रायोजित सरेंडर कहा है, तो यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव विकास के मोबाइल की कॉल डिटेल रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं, ताकि उसकी मदद करने वालों का भंडाफोड़ हो सके। वैसे सवाल तो विकास के करीबी लोगों के लगातार एनकाउंटर में मारे जाने और उसके मकान और गाड़ियों को ध्वस्त किए जाने पर भी उठे हैं। देश में कानून के राज की उम्मीद रखने वाले पूछ रहे हैं कि आखिर ये कार्रवाइयां किन अदालती आदेशों के तहत की गई। क्या पुलिस के ऐसे तौर तरीके वाजिब हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी नाकामी से उपजी झेप मिटाने और कड़ी कार्रवाई का संदेश देने के लिए ही ऐसे कदम उठाए गए। कुल मिलाकर आरोप चाहे विकास दुबे को राजनीतिक संरक्षण दिए जाने के हों या पुलिसिया कार्रवाई में कानून को ताक पर रखने के, शक और सवालों की तमाम उंगलियां तो यूपी में राजनीति, अपराध और पुलिस के नापाक गठजोड़ पर ही उठ रही हैं। राजनीति में आज हम इन्हीं सवालों पर और आशंकाओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी विभूति नारायण राय, यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हरीशचंद्र श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी के नेता विभा शुक्ला और वरिष्ठ पत्रकार देवकी नंदन मिश्र। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस पूरे प्रकरण पर समझने के लिए वरिष्ठ पत्रकार देवकी नंदन मिश्र से, क्योंकि वो काफी समय से क्राइम की रिपोर्टिंग करते रहे हैं। देवकी जी, आप ये बताइए, जिस तरीके से विकास दुबे का ये आत्मसमर्पण हुआ है, क्या आपको लगता है बिना राजनीतिक संरक्षण के ऐसा संभव हो सकता था? अब देखिए, चूंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से उसने महाकाल मंदिर में जाकर के पूरे योजनाबद्ध तरीके से समर्पण किया है, यह बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के तो संभव है ही नहीं। और इसमें मुझे लग रहा है कि इसमें राजनीति के साथ साथ पुलिस वालों का भी संरक्षण है, और पुलिस और राजनीति के लोग मिल करके उसको वहां एक तय समय पर उसको सरेंडर कराया गया है। और देखिए, महाकाल मंदिर क्यों चुना उसने? भाई, वो उज्जैन में किसी थाने में जा सकता था। कल परसों एक खबर आई थी, किसी चैनल में जाकर के वो सरेंडर करेगा, लाइव जाकर के सरेंडर करेगा। लेकिन वो इस वजह से चुना, चूंकि मंदिर के पुलिस अगर कहीं कुछ मान लीजिए उसके अगेंस्ट भी जाने की सोचे, तो मंदिर में ऐसा कोई पुलिस का अमला भीतर नहीं रहता है जिससे ऐसा कुछ हो सके। इस वजह से मंदिर के जो सिक्योरिटी वाले हैं, सबसे पहले उनसे वो मिलता है और वो सिक्योरिटी वालों से ही बातचीत करता है। मतलब सिक्योरिटी वाले उसे 15 मिनट तक अपने पास बैठाते हैं और वो पुलिस को सूचना देते हैं। ये सारा घटनाक्रम मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है। इसकी वजह से उसे मुठभेड़ में जो एक मारे जाने की संभावना वहां थी या तुरंत पकड़े जाने के बाद थी, वो एक तरीके से अभी फिलहाल इस पर विराम लग गया है। लेकिन एक बात मैं और ये कह रहा हूं कि अगर ये सरेंडर है, अगर इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस शामिल नहीं है, उत्तर प्रदेश के नेता नहीं शामिल है, क्योंकि उसके नेटवर्क, उसकी ससुराल मध्य प्रदेश में है विकास दुबे की, हो सकता है मध्य प्रदेश के किसी नेता के जरिए सरेंडर हुआ हो। अगर उत्तर प्रदेश के लोग इसमें शामिल नहीं है, तो इतना आसान अभी विकास दुबे के लिए अभी रास्ता आसान नहीं है। अभी कुछ भी हो सकता है, यानी जैसा आप कई घटनाओं में पंकज जी आप खुद देख चुके हैं। हम देख रहे हैं, और वो बड़े सवाल भी हैं। वो मतलब बड़े खुशी की बात नहीं है। और अगर इस तरह से लोगों को पकड़कर मारे जाने की हिमायत समाज करेगा, तो समाज की भी स्थिति पर सवाल उठेंगे। विभा जी, आप की पार्टी थी तो बीजेपी बहुत आरोप लगाती थी कि तमाम गुंडों को संरक्षण मिलता है, और इधर आप लोग यही आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे सरेंडर को आप कैसे देखते हैं, विभा जी? देखिए, जैसे कि मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री जी का आपने ट्वीट देखा था कि हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है। और जब देखिए प्रशासन ही झूठ बोलने लगेगा कहीं हर कदम कदम पे, उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या शासन हो, या मध्य प्रदेश की पुलिस हो या शासन हो, उसने पूरी तरीके से जनता को हमेशा गुमराह किया है। मैं ये मानूंगी, जिम्मेदारी के साथ कहूंगी, यदि जिस तरीके से उनका सरेंडर था, मैं उसको गिरफ्तारी कभी नहीं मानूंगी। जिस तरीके से उन्होंने अपना सरेंडर किया है और जाके पूरी सुनियोजित तरीके से आराम से वो सरेंडर कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने सरेंडर किया। और मुख्यमंत्री, वहां के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारी काबिल पुलिस ने
उनको पकड़ा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते चले आ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। प्रवासी मजदूरों की क्या स्थिति इन्होंने की थी, ये पूरी दुनिया ने देखा। विकास दुबे जी पूरा उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाते हैं, उज्जैन में पकड़े जाते हैं। आपको बता दूं कानपुर में भी रहते हैं। जो खबर जो देखी जा रही है, जी जी, ये बड़ी अच्छी बात है विभा जी, आप बड़े आदर से बात कर रही हैं। ये भी एक देखने की बात है कि आखिर उत्तर प्रदेश के सामाजिक ताने बाने में आदर कितना आसानी से किसको प्राप्त हो सकता है। बहरहाल हरिश्चंद्र जी, आप ये बताएं, बीजेपी के आप प्रवक्ता हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि आपकी पार्टी के 2 विधायक लगातार उसका संरक्षण उसको दे रहे थे और ये बात 2017 की एसटीएफ की जो पूछताछ थी उसमें भी उभर कर सामने आया है। क्या कहेंगे आप हरीश जी? विभा जी आपसे फिर बात करेंगे, आपकी बात आ गई, पहले एक बार सबसे बात कर लें। विभा जी प्लीज, सब लोग हम लोग सभ्य तरीके से बात करते हैं एक एक करके। हरीश जी, बहुत से आरोप लग रहे हैं और सवाल तो उठ रहे हैं, जिस तरह से जिस आसानी से तमाम उत्तर प्रदेश की सरहद को लांघ कर गया है विकास दुबे और आसानी से एक मंदिर में जाकर उसने सरेंडर किया है, खुद पुलिस को बुलाया है और वहां की बीजेपी सरकार और वहां के नेताओं से भी उसके संबंधों की बात सामने आई है। क्या कहेंगे इस आरोप पर? देखिए, ये जो दुर्दांत अपराधी जो है, जिस तरह से लगातार ये लुका छिपी का खेल पिछले कई दिनों से कर रहा था और इसके साथी लगातार इनकाउंटर में मारे जा रहे थे और कई लोग इसमें गिरफ्तार भी हुए, तो दबाव तो इसके ऊपर निश्चित रूप से था। और जिस तरह से एसटीएफ और उत्तर प्रदेश की कई टीमें पुलिस की लगी हुई थी, तो इसको भी तो ये भय सता ही रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकाउंटर में हम भी मार दिए जाएं। तो ये दबाव तो इसके ऊपर बहुत था और जिस नेचर का इसने क्राइम किया है और जिस नेचर के क्रिमिनल है, जिस तरह की इसकी पूरी हिस्ट्री खुल करके आई है सामने, तो ये निश्चित रूप में भयानक दबाव में तो ये था ही। और ये महाकाल मंदिर कैसे पहुंचा, क्या हुआ, कैसे? हरीश जी, मैंने सवाल ये किया था कि दबाव वगैरह सब है, सब लोग देख रहे हैं, दबाव तो बहुत साफ है, लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं पर आरोप है कि आप बचा रहे हैं उसको, पहले भी बचाते रहे लगातार। देखिए, जो मामले सामने आए हैं और जैसा उनकी मां ने भी ये बात स्वीकार की है कि वो सपा में था, सपा के तमाम नेताओं के साथ, उसके वहां के शिव कुमार बेरिया एक कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनके साथ, ठीक है, के साथ। तो अब आप यानी अब आप तुरंत आपने आईना दूसरी ओर कर दिया है। बहरहाल अभी आपके मंत्रियों के साथ बहुत सी तस्वीरें, विभा जी ठीक है, हम कह दे रहे हैं, आप परेशान ना हो। अभी आपके मंत्री हैं, उनके साथ तस्वीर है। इसके अलावा एक और बात लग रही है, जो कि नरोत्तम मिश्र जी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, वो पिछले चुनाव में कानपुर में पार्टी की ओर से आपके प्रभारी थे। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, सीधे बात करते हैं हम विभूति जी से। विभूति जी, आप ये बताइए, आप पुलिस का इतना लंबा इतिहास आप के साथ जुड़ा हुआ है और आपने बहुत अध्ययन भी किया है पुलिस की कार्यप्रणाली की। जिस तरीके से विकास दुबे का ये सरेंडर हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये बहुत आसानी से बिना सत्ता संरक्षण के संभव था? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि तमाम में सभी नंगे हैं जी। पिछले 30-40 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जितने भी राजनीतिक दल सत्ता में आए, सबने बाहुबलियों का इस्तेमाल किया अपने पॉलिटिकल गेम्स के लिए। आपको बहुत सारे नेताओं ने अपने आर्थिक साम्राज्य खड़े करने के लिए सबका संरक्षण मिलता रहा। इसी आदमी का आप उदाहरण ले लीजिए, इसको समाजवादी पार्टी के दौरान इसको गनर मिला, भाजपा के दौरान ये थाने में घुस करके इसने हत्या की, बसपा से इसकी पत्नी कोई किसी विधायी पद पर है, तो सभी ने किया। ये कोई किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता और मुझे लगता है कि अभी ये समय भी नहीं है, हमें बैठ करके आत्मान्वेषण करना चाहिए कि ये तो एक गलाजत है, एक कोड़ जो हमारे शरीर में पनप रहा है, ये वो थोड़ा थोड़ा फूटना शुरू हुआ है। इसमें पुलिस भी शरीक है, इसमें राजनेता भी शरीक हैं, इसमें फाइनेंसर शरीक हैं और सबसे बड़ी चीज है कि हमारी जनता भी कुछ हद तक इसकी दोषी है, जो ऐसे लोगों को अपने जातियों का नायक बनाती है और ऐसे लोग फिर पॉलिटिकल उसमें गेम में
इसको तब्दील करते हैं अपनी छवि को, तो ये सब लोग दोषी हैं। और मध्य प्रदेश में तो बड़ा खुला बेशर्म नाटक हुआ है। आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश में गिरफ्तारी हुई है इसकी? ये कहीं ना कहीं देखिए, जब तक ये कल तक फरीदाबाद में था तो मुझे लगता था कि उत्तर प्रदेश पुलिस अच्छा काम कर रही है, उनका अच्छा इंटेलिजेंस नेटवर्क है और वो वहां तक पहुंच गए हैं। लेकिन उसके बाद ये कैसे अचानक और करीब 1000 किलोमीटर की या 700-800 किलोमीटर का सफर करके रातों रात ये मध्य प्रदेश पहुंच गया, ये दहशत में था, क्योंकि इसके साथी मारे जा रहे थे। नहीं तो ये सरेंडर भी नहीं करता, ही तो बड़े आराम से रहता और महीने 2 महीने में जब ठंडा हो जाता मामला तो ये कहीं हाजिर हो जाता और जमानत होती, ये सारा नाटक होता। लेकिन ये दहशत में था, इसलिए इसने सरेंडर किया है और इसीलिए वहां शोर भी मचाया। लेकिन ये आप जो अगर जिस तरफ आपने इशारा किया वो बहुत भयानक स्थिति है कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस इसे मार देगी ले जाते समय रास्ते में, तो ये बहुत शर्मनाक होगा। उसी तरह जैसे उनके घरों पे जैसे बुलडोजर चलाए गए, गाड़ियां कुचली गई, तो ये सब गैर कानूनी कामों से पुलिस को बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और दिक्कत यह है कि समाज इसकी हिमायत में खड़ा है, तालियां बजाता है। और एक बात और हमें याद रखनी चाहिए, 2001 में राज्य मंत्री का दर्जा था संतोष शुक्ला का। उस समय मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह, जो वर्तमान में इस देश के रक्षा मंत्री हैं। उस समय थाने में घुसकर संतोष शुक्ला की हत्या विकास दुबे ने की। 5 दरोगा और 25 सिपाही उसके गवाह थे और किसी ने भी गवाही नहीं दी। विकास दुबे छूट गया। यह बताता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का, राजनेताओं का और अपराधियों का कैसा गठजोड़ चलता है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और इस बहस को आगे बढ़ाएंगे एक और जरूरी पहलू के साथ। बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। राजनीति में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि कानपुर का कुख्यात हत्यारा जिसे कहा जा रहा है विकास दुबे, वो आखिर इतनी आसानी से उज्जैन में महाकाल मंदिर में कैसे उसने अपनी गिरफ्तारी दी। जो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी एसटीएफ नहीं कर पाए, वो वहाँ के जो मंदिर के चौकीदार हैं या जो वहाँ के सुरक्षा में लगे लोग हैं, उनके हाथ विकास दुबे लगा। हमारे साथ मौजूद हैं कई महत्वपूर्ण लोग और पत्रकार देवकी नंदन मिश्र भी हमारे साथ हैं। देवकी जी, आप ये बताइए, जैसा अभी थोड़ी देर पहले कहा विभूति जी ने कि पूरा इस हमाम में सभी नंगे हैं, सभी पार्टियों का संरक्षण मिल रहा है विकास दुबे को, और इस समय जो पार्टी सत्ता में है उसने लंबे समय तक ये कहा था कि वो शुचिता की राजनीति करेगी। लेकिन अभी पिछले दिनों जो उसका वीडियो वायरल हुआ 2017 में पूछताछ का, उसमें साफ है कि 2 विधायक जो बीजेपी के विधायक हैं वो विकास दुबे की पैरवी में जुटे हुए थे। और एक बड़े महत्वपूर्ण मंत्री हैं उस इलाके के, आप जानते हैं, उनका नाम मैं यहाँ नहीं लूंगा, उनके साथ भी उसके रिश्ते बहुत साफ हैं। तो क्या जो नेक्सस है वो वैसे ही बना हुआ है? पंकज जी, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए क्या है, योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, योगी जी की नीयत एकदम पूरी तरह से साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपराधियों के खिलाफ है, करप्शन के खिलाफ है। लेकिन क्योंकि मैं योगी जी को करीब 25 साल से जानता हूं, व्यक्तिगत तौर पर उनको जानता हूं, इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूं। आज भी योगी जी के अंदर इन 2 मुद्दों पर, करप्शन और अपराधीकरण, इन 2 के खिलाफ शुरू से रहे हैं और आज भी हैं। लेकिन ये जो विकास दुबे का मसला, ये थोड़ा सा अन्य राजनीति जो अपराधी हैं उससे थोड़ा अलग है। विकास दुबे बिल्हौर और चौबेपुर 2 थानों का गुंडा था। गुंडा क्या, लफंगा जिसे कहते हैं, इस तरह का था। लेकिन जब 2001 में इसने मर्डर किया संतोष शुक्ला का, उसमें राजनाथ सिंह जी की सरकार थी,
और उसमें इसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, चूंकि ये मर्डर, मुझे जो बताया गया कि ये मर्डर, उस समय आप भी लखनऊ में थे, जब ये मर्डर उसने किया उसमें इसको राजनीतिक संरक्षण दिया गया। क्यों? क्योंकि इसने कुछ लोगों के कहने पर यह काम किया था, उन लोगों ने उसको राजनीतिक संरक्षण दिया। और पुलिस जो है, इसके साथ एक भी पुलिस वाला इसके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार और ये गंभीर बात है। लेकिन आपने जो एक सवाल उठा दिया, यहीं पर हम एक बार विभूति जी से बात कर लेते हैं। विभूति जी, अभी एक पत्रकार मित्र कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बहुत खिलाफ है अपराध के, और उसका सीधा मतलब यह है कि लोगों को ठोको, मारो। क्या सचमुच यही तरीका है जिस तरह लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है? क्या कोई सरकार इस तरीके से अपराध पर काबू पा लेगी? पूरी दुनिया में इसके प्रयोग हैं, और जो आज हम देख रहे हैं वो तो पुलिस को अपराधी बनाने का एक और जरिया है। आनंद नारायण मुल्ला जो जस्टिस थे, उन्होंने शायद इसी को देखते हुए कहा था कि पुलिस वर्दीधारी गुंडों का गिरोह है, लेकिन सरगना तो खुद सरकार हो जाती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, योगी जी जो कुछ कर रहे हैं वो पुलिस एक संस्था के तौर पर लंबे समय तक उससे उबर नहीं पाएगी। योगी जी धीरे धीरे पुलिस को अपराधियों के तंत्र में तब्दील कर रहे हैं। मार दो, काट दो, इसका पैर तोड़ दो, इसका हाथ तोड़ दो। खुलेआम मैं तो देख करके दंग रह गया कि इस अपराधी के घर को गिराया जा रहा था, और जो जेसीबी मशीन उसने वो लाया था, उसी मशीन से तोड़ा जा रहा था। इसकी गाड़ियां पटकी जा रही थी, मशीन इसके ऊपर गिरा गिरा करके तोड़ी जा रही थी। ये सारे विजुअल्स जो अपड़ जनता है, जो अंदर से, जैसे हिंदी सिनेमा में हिंसा देख करके उत्तेजित होती है, उसको थोड़ी देर के लिए अच्छे लगेंगे, लेकिन एक संस्था को परमानेंट डैमेज कर रही है। एक संस्था जिसका काम होना था कि वो कानून का पालन करे, संविधान का सम्मान करे, जनता की मित्र बने, वो एक क्रूर और हिंसक संस्था में तब्दील हो रही है। आप फिर सारी न्यायपालिका खत्म कर दीजिए, पुलिस को ही इंसाफ करने का भी अधिकार दे दीजिए। और सीधी सी बात है, इसका मतलब ये भी है कि समाज में सभ्य होने का अभी सलीका नहीं है, और यहाँ पे एक बर्बर समाज के प्रतिनिधि बन जाते हैं। आप कुछ कह रही थी विभा जी, क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए आप लोगों के दिमाग में, या आप लोगों की पार्टी की ओर से ये सवाल क्यों नहीं उठते हैं कि पुलिस एक मानवीय तरीके से काम करे, कानून के हिसाब से काम करे? आप तो खुद ऐसा लगता है कि चाहते हैं कि लोगों को पकड़ के मार दिया जाए। पंकज जी, मैं सबसे पहली बात मैं कहूंगी कि समाजवादी पार्टी की नेता होने के नाते और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी पार्टी की रणनीति है कि संवैधानिक विचारों पर ही काम हो, संवैधानिक नियम से ही काम हो। मैं सबसे पहली बात, अब जो पूर्व आईपीएस बैठे हैं जिन्होंने बड़ी निष्पक्षता के साथ ये कहा है कि पुलिस का काम है संवैधानिक तरीके से काम करना, और जो आज उन्होंने इतनी जो टिप्पणी की है, मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगी पुलिस के उस कृत्य पे कि जिस तरीके से वो गाड़ी और सारी चीजें तोड़ रही है, उसको मैं कहूंगी कि पूरे समाज ने वो चीज देखी, और कहीं ना कहीं पूरे समाज के अंदर ये डर बैठ चुका है कि योगी जी का जो डिसीजन है वो बहुत ही विनाशक डिसीजन है। वो पुलिस से भी अपराध कर रही है, और अपराधी तो अपराध कर ही रहे हैं। जो ये ठोक देने वाली नीति थी, आज उसी का परिणाम है कि विकास दुबे ने पूरी तरीके से पुलिस के ऊपर, उसको लगा कि ये जो है हमको मार देंगे, आज उस अपराधी ने पूरे पुलिस के 8 जवानों को शहीद कर दिया। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जाके उसने सरेंडर किया है, वो भी एक देखने वाला नाटक है कि किस तरीके से एक अपराधी जो है सरेंडर करता है, और फिर वहां का मुख्यमंत्री कहता है कि हमने बड़ी बहादुरी के साथ उसको पकड़ लिया। कम से कम जब पुलिस झूठ बोलने लगेगी, अपराधी तो अपराधी है ही है जी, अपराध करने के, ठीक है हरीश जी, यही हम आपसे जवाब ले लेते हैं। मुझे याद है कि जब सांसद थे मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो पुलिस की तमाम बर्बरता का सवाल उठाकर लोकसभा में वो बोलते बोलते रो पड़े थे। हरीश जी, आपको वो दृश्य याद होंगे, टीवी पे भी दिखाया गया था। और आज वही स्थिति बनी है कि पुलिस को एक तरह से ऐसे अधिकार, इस तरह से काम करने का तरीका बताया जा रहा है जो कहीं से भी कानून सम्मत नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस गुंडों के जवाब में गुंडा बनेगी या कानून के हिसाब से काम करेगी? पंकज जी, हरीश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर आप सवाल पूछिएगा। मैं उसी में जवाब भी है जी, बताएं। मैं आदरणीय राय साहब ने भी जो बात कही और आप भी जो बात कह रहे हैं, आप मुझे बताइए
कि बहुत सारे जो यहाँ उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल थे, क्षेत्रीय दल हैं, उन्होंने ऐसे ही बहुत सारे माफिया को माननीय और महामाननीय बना दिए। आप ये जो आपराधिक तंत्र है, क्या ये विकास दुबे को जैसे अपराधी को, दुर्दांत अपराधी को ये मैसेज विभा जी बोलने दीजिए, विभा जी टोकिए नहीं, नहीं विभा जी ये नहीं ठीक है, उनको बोलने दीजिए। उनके विभा जी प्लीज, आपके मध्य प्रदेश के विभा जी प्लीज उनको बोलने दीजिए, टोकिए मत। आपसे हम फिर जवाब ले लेंगे। जी बोलिए। क्या जरूरत होती है इन बदमाशों को, इन दुर्दांत अपराधियों को क्या कोई मैसेज नहीं जाना चाहिए? क्या जो अपराध जगत में जो लोग काम कर रहे हैं वो बड़े आराम से ये जो कानून की चक्करगन्नी में घूमते घूमते वो जिस तरह से सब लाभ लेते रहते हैं, और अपराधी तंत्र को आखिर आप कैसे नियंत्रित करेंगे? संविधान के जरिए तो आप नियंत्रित कर रहे हैं। कोई ऐसा हरीश जी आप जब भाषण देते हैं, आप जब ऐसी बातें कहते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। उत्तर प्रदेश में 403 विधायकों में 143 पर आपराधिक मामले हैं। भाजपा के 37% विधायकों के क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं। क्या आपको यह कहने का हक है जो आप कह रहे हैं? दूसरी बात, अगर यही बात होती, यही तरीका होता, तो हो सकता है कि आज जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनके साथ भी ये व्यवहार हो सकता था। उनके ऊपर बहुत से गंभीर आरोप थे, बहुत से उनके खिलाफ मुकदमे थे। क्या इस तरह से आप राज्य चलाएंगे? विभूति जी आप ये बताइए, जो पूरा तरीका अख्तियार किया जा रहा है जिस तरीके से, क्या उत्तर प्रदेश कोई अंधेरी सुरंग में घुस गया है जहां से अब निकलना मुमकिन नहीं लगता? क्योंकि अपराधी वो एक जाति का भी नेता हो जाता है और जो सरकार में है उनके लिए संविधान का कोई मतलब नहीं है। नागरिक बोध नहीं का सही नष्ट हो बात है। गया। देखिए, पुलिस को हमको पीपल फ्रेंडली बनाना चाहिए, जनता के मित्र बनाने चाहिए, कानून का सम्मान करने वाली संस्था बनाना चाहिए। हम कानून को आतंक के जरिए अगर लागू करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। हम क्यों नहीं अपनी अदालतों के और कानून कायदों की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें क्यों नहीं सुधार करते कि इस आदमी को सजा मिले? ये कैसे जमानत पा जाता है? इस समय भी इसको आजीवन कारावास की सजा मिली हुई थी और ये जमानत पे घूम रहा था। इसके पहले ही थाने में जाकर के हत्या करता और छूट जाता है। तो हम इन सब चीजों पे क्यों नहीं गंभीरता से सोच सकते? हमें सबसे आसान तरीका ये है कि मार दो, टांग तोड़ दो। आप देखिए पिछले 2 महीने या 3 महीने के उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारियों के आंकड़े निकाल लीजिए। हर दूसरे तीसरे अपराधी को पैर में गोली मार के गिरफ्तार किया जा रहा है। मुझे तो सोच करके दहशत हो रही कि हम किस असभ्य समाज की तरफ, हम कैसा असभ्य समाज बना रहे हैं। हम कानून कायदे का पालन करने वाले, लोकतंत्र में आस्था रखने वाला समाज क्यों नहीं बना सकते? हम पूरा वेस्ट इसका उदाहरण है, जहाँ कोई गोली नहीं मार रहा, कोई हाथ पैर नहीं तोड़ रहा, लेकिन वो हमसे बेहतर कानून व्यवस्था चला के दिखा रहे हैं। तो हम क्यों नहीं चला सकते? लेकिन हमने तो वही अपना पुराना बर्बर जो तरीका है 3rd डिग्री का, उसी को प्रतिष्ठा दे दी है। अब जब अगर मुख्यमंत्री ही आपके कह रहे हैं कि भाई ठोक दो, मार दो, हमारे राज्य में या तो आदमी जेल में जाएगा या ऊपर चला जाएगा, ये सारे, या जैसे अभी आप देखिए इसी मामले में मैंने बहुत सारे चैनलों पे देखा वो बदला शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि पुलिस बदला कब लेगी। ये बदला शब्द तो अपराधियों के शब्दकोश का शब्द है। पुलिस को बदला नहीं लेना चाहिए। पुलिस को कानून और कायदे के लिए, कायदे के अंतर्गत जो कार्रवाई जरूरी है वो कार्रवाई करनी चाहिए। इस आदमी को गिरफ्तार करिए, इसके खिलाफ अच्छा प्रोसिक्यूशन करिए, अच्छी पैरवी करिए, अदालतें इसका जल्दी फैसला कर दें, 10 साल न लटकाएं और ये सजा पा जाए। इससे बढ़िया क्या? ये इसने 8 लोगों को मारा है तो भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के तहत तो ये इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हालांकि फांसी की सजा का मैं समर्थक नहीं हूँ, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और संविधान इसका पूरा इंतजाम रखता है। दिक्कत यह है कि जो लोग सरकार चला रहे हैं वो भी मानते हैं कि प्रोफेशनल तरीके से पुलिस काम नहीं कर सकती। तरीका यही है, अगर तुरंत सजा दो, गोली मार दो, लेकिन शायद वो नहीं जानते कि ऐसा करते हुए वो भारतीय संविधान की आत्मा पर भी गोली चलाते हैं और एक सभ्य समाज की संभावना के रास्ते में रोड़े बनकर खड़े हो जाते हैं। और शायद इसीलिए जो लोग कई बार मुठभेड़ों में मारे जाने से बच जाते हैं वो फिर सरकार चलाने पहुंच जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस परिचर्चा में हिस्सा लिया। राजनीति में आज बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।